हेलो प्यार बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की क्लासेस आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार कक्षा 7 की जो किताबें हैं वो पूरी तरह बदल गई हैं और अब हम आपकी नई किताब के अनुसार क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज की इस क्लास के अंदर कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। चैप्टर का नाम क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता की शुरुआत कर रहे हैं। तो अध्याय को शुरू करने से पहले आपको अध्याय का मतलब क्या है, इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे, इसके बारे में समझना जरूरी है। देखो, भारत की भौगोलिक विविधता, भौगोलिक का मतलब होता है जमीन का स्वरूप। भौगोलिक का मतलब क्या होता है? भौगोलिक का मतलब होता है जमीन का स्वरूप या जमीन का रूप। भौगोलिक का मतलब क्या होता है? भौगोलिक का मतलब होता है जमीन का रूप या जमीन का स्वरूप। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर पानी है। जैसे यहाँ पर उत्तर में जमीन का जो रूप है वो काफी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। फिर कहीं पर नीचा है, यहाँ पर जमीन का स्वरूप कैसा है? नीचा है, समतल मैदान है। यहाँ पर सूखा है, यानी रेतीला रेगिस्तान है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी ही पानी है। तो इस तरह इस अध्याय का मतलब क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता, यानी भारत में जमीन का जो अलग अलग प्रकार का हमें रूप देखने को मिलता है कि भारत में अलग अलग तरह की जमीन है। कहीं पर बहुत ऊंची है धरातल से, कहीं पर नीचा भाग है, कहीं पर सूखा है, कहीं पर पानी है। तो इस अध्याय के अंदर भारत में जो अलग अलग तरह की जमीन का स्वरूप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए कि भारत की भौगोलिक विविधता का मतलब क्या है। मतलब यह है कि भारत में जो अलग अलग तरह की जमीन पाई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? तो इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग, यानी भारत में जमीन का जो स्वरूप है, जमीन का जो अलग अलग रूप है या जमीन का अलग अलग स्वरूप है, उस अलग अलग स्वरूप को हम पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, जहां की जमीन धरातल से बहुत ऊंची है। फिर पढ़ेंगे गंगा का मैदान, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर पढ़ेंगे तट रेखाएं और द्वीप समूह, पढ़ेंगे थार का मरुस्थल और अंत में पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। यानी यही भारत के अंदर जमीन का जो अलग अलग स्वरूप में दिखाई देता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। अंतरिक्ष से हमारा प्यारा भारत है वो कैसा दिखता है। बात कब की है? बात है सन 1984 की। कब की बात है? सन 1984 की बात है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम क्या था? राकेश शर्मा। उन्होंने अंतरिक्ष से किसको देखा? भारत को देखा। यानी भारत के वो पहले व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। कब की थी इन्होंने? 1984 के अंदर। और जब वो वापस धरती पर पहुंचे तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा प्यारा भारत कैसा दिखाई देता है। किसने पूछा? इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा प्यारा भारत है वो कैसा नजर आता है। तो प्रधानमंत्री के पूछने पर राकेश शर्मा ने क्या जवाब दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
क्या कहा इन्होंने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने कहा? राकेश शर्मा ने कहा इंदिरा गांधी से। आगे इसी तरह एक और व्यक्ति है श्री अरविंद। वो क्या कहते हैं कि हमारे भारत का जो भूगोल है, जो भारत के जमीन की अलग अलग विविधता है, वही हमारे राष्ट्रीय चरित्र का क्या करता है? निर्माण करता है। हमारा जो विविधताओं से भरा हुआ भूगोल है, वही हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। यानी सभी लोगों को आपस में क्या करता है? सभी लोगों को आपस में समाये रखता है, सभी लोगों को आपस में एक साथ एकता के सूत्र में बांधे रखता है। तो ये दो कथन संबंधित है भारत के भूगोल से संबंधित। बहुत बढ़िया बात है। यहां से एक प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कब यात्रा की? 1984 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने राकेश शर्मा से क्या पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है? तो राकेश शर्मा ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नजर आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम भारतीय उपमहाद्वीप और पड़ोसी देश। भारतीय उपमहाद्वीप और पड़ोसी देश। अब देखो, पहली बात तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यही है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। देखो, यहां पर आप चित्र में अच्छे से देखेंगे तो भारत के आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश है ना। पहले हम पड़ोसी देशों के नाम जानते हैं। देखो, भारत के आसपास पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? एक है नल्ला पाकिस्तान, दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान, इसके बाद प्यारा सा नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, इसके बाद म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव और ऊपर की तरफ चाइना। तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर, देखो भारत है वो अपने इन सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा भूभाग बनाता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ा एरिया बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। पड़ोसी देशों के नाम मैंने बता दिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये सब क्या है? ये सब भारत के पड़ोसी देश। ठीक, चलिए, यहां पर और चीज लिखी हुई है कि एशिया का हिस्सा है। भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहां से देखो, दो प्रश्न और बन रहे हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप के। कौन से महाद्वीप के अंदर? भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? वो एशिया महाद्वीप है। ठीक, अगली विशेषता क्या है कि जो भारत है, भारत विश्व का, दुनिया का 7वां बड़ा देश है ना। 7वां बड़ा देश है इस मामले में तो क्षेत्रफल के अनुसार। इसके अनुसार क्षेत्रफल, एरिया के अनुसार। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का किसके अनुसार? दूसरे नंबर का बड़ा देश है वो है आपका जनसंख्या के अनुसार। इसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार जो भारत है वो दूसरा बड़ा देश है, जबकि आपके क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है डियर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। फिर भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार जो भारत है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। देखो यहां पर भारत का क्षेत्रफल और विश्व के 6 सबसे बड़े देश। अभी हमने देखा क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है
वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि शॉर्ट में कहे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। जो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। अब भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं। पहला है रूस, जो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये 6 भारत से बड़े देश हैं। देखो यहां पर है आपका रूस, 1 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर है रूस। फिर यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पर है कनाडा। जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर है नल्ला चाइना। 4 नंबर ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वां है यहां पर ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील। और 6ठे नंबर का सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 भारत से बड़े देश है क्षेत्रफल के अनुसार, और भारत आता है 7वें नंबर पर। और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर कौन है, चाइना है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, भारत है। इसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर भारत है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्ट में कहे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है ना। फिर हमने क्या देखा कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। फिर हमने जाना कि जनसंख्या के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चाइना है। ठीक है डियर, ये कुछ सामान्य जानकारी थी, यानी भारत से संबंधित परिचय था। आगे बात करें हम, आगे बात करते हैं भारत की प्राकृतिक सीमाओं की। इसकी बात करें, भारत की प्राकृतिक सीमाओं की, तो भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा हुआ है। भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। वही दक्षिण में कौन है, दक्षिण में बहुत बड़ा हिंद महासागर है। पश्चिम में थार का मरुस्थल और अरब सागर, और पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी है, जो भारत की क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमाएं, नेचुरल बाउंड्रीज बनाती है। क्या बनाती है, नेचुरल बाउंड्रीज बनाती है। यहां पर आपको याद रखना है कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का मरुस्थल, ये भारत की क्या बनाते हैं, प्राकृतिक सीमाएं बनाते। ठीक, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, भारत के 5 प्रमुख भौगोलिक विभाग, यानी भारत की जमीन को हमने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, भारत की जमीन को हमने मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों के अंदर बांटा है। पहला भाग है महान पर्वतीय क्षेत्र हिमालय, दूसरा है गंगा और सिंधु का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय भूभाग यानी थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां है तट रेखाएं और द्वीप समूह। ठीक है, तट रेखाएं और द्वीप समूह। देखो भारत के इस साइड में कौन सा सागर है, अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर। पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी।
दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण के अंदर है हिंद महासागर। ठीक, यहां पर ये कौन सा समूह है? लक्षद्वीप समूह। कौन सा समूह है? लक्षद्वीप समूह। और इधर ये कौन सा समूह है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। यहां पर हमने क्या देखा कि भारत के भौगोलिक भूभाग को हमने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ये 5 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला है महान पर्वतीय क्षेत्र हिमालय। जो ऊपर वाला ये पूरा पट्टा का पट्टा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये आपका हिमालय है। मैं यहाँ पर देखो इधर इसको रंग से दर्शा देता हूँ। ये जो यहाँ पर मैं पीला रंग भर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो पट्टा है, ये क्या है? ये आपका इधर हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके जस्ट नीचे वाला भाग जो ग्रीन रंग से दर्शाया गया है, वो कौन सा भाग है? वो है गंगा और सिंधु का मैदान, ये दूसरा वाला भाग। फिर यहाँ पर जो रेत ही रेत नजर आ रही है, वो क्या है? थार का मरुस्थल। फिर इधर जो आपको ईंट नुमा भाग दिख रहा है, ये है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। फिर यहाँ पर किनारों पर जो हरा हरा आपको दिख रहा है, वो है तट रेखाएं। और यहाँ पर जो दोनों भाग में भारत के द्वीप समूह दिख रहे हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रत्येक भौगोलिक भूभाग को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की, जो क्या है? भारत के उत्तर में एक पहरी यानी रक्षक की तरह, एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में एक विशाल पहरी या दीवार की तरह खड़ा हुआ। बात करते हैं सबसे पहले हिमालय शब्द की। तो जो हिमालय शब्द है आपका, हिमालय शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हिमालय यानी हिम धन आल्य से मिलकर बना है ना? हिमालय शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द हिम धन आल्य से मिलकर बना है। और हिम धन आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा के शब्द हेम धन आल्य से मिलकर बना हुआ है। हेम का मतलब होता है बर्फ और आल्य का मतलब होता है घर, यानी हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। और ये भारत के उत्तर में एक विशाल प्राकृतिक दीवार के समान खड़ा हुआ है। ये भारत के उत्तर में एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा हुआ है। जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। और इसकी कई सारी चोटियां, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ऐसी बहुत सारी चोटियां यानी ऊंचे ऊंचे शिखर है, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 8000 मीटर से भी ज्यादा है। जिनकी ऊंचाई कितनी है? जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज्यादा है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें 8000 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें 8000 भी कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हिमालय शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हेम धन आलय से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बर्फ का घर। उत्तर में, भारत के उत्तर में एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और इसके अंदर कई सारी चोटियां यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ऊंची। आप सबने पढ़ा होगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी कहां स्थित है? इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर कई सारी ऊंची चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज्यादा है। और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें 8000 कहा जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ये इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत बने कैसे? देखें, सबसे पहले एक विशाल भूभाग
यानी आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भारत गोंडवाना लैंड नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भारत किसका हिस्सा हुआ करता था? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता। फिर बात करें कि धीरे धीरे भारत का जो ये भूभाग है ये गोंडवाना लैंड से टूटकर कहां पर? उत्तर की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे भारत का ये जो भूभाग है ये गोंडवाना लैंड से टूटकर धीरे धीरे उत्तर की दिशा में क्या करने लगा? धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति कर, और धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति करने के दौरान आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले यह किससे टकराया? ये यूरेशिया नामक एक विशाल भूभाग से टकराया। कौन? भारत का जो ये भाग है ये भारत के उत्तर में स्थित जो यूरेशियन नामक प्लेट थी वहां से टकराया, और दोनों के बीच में टक्कर की वजह से, इस टक्कर की वजह से इन दोनों प्लेटों या दोनों भूभाग के जो बीच की जमीन थी वो मुड़कर क्या हो गई? ऊपर उठ गई। जिससे क्या हुआ? जिससे विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ? आज के विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि दरी या जो कालीन होती है, जब उसके दोनों तरफ हम ऐसे बल लगाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एक चद्दर है ना, और इसके दोनों भाग में जब क्या लगाया जाता है? दोनों भाग में बल लगाया जाता है, तो यहां पर बीच में क्या होती है? बीच के अंदर ऐसे सलवट पड़ जाती है ना, और यही सलवट की वजह से, इन्हीं सलवट की वजह से देखो जो बीच की भूमि थी दोनों प्लेटों के वो क्या हो गई? ऊपर उठ गई, और किसका निर्माण हुआ? विशाल हिमालय का निर्माण। तो अगर आपको कोई पूछे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ बताइए, तो हम कहेंगे कि बहुत समय पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे ये भारतीय भूभाग गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की दिशा में गति करने लगा, और गति के दौरान लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले यह अपने से एक बहुत बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। दोनों प्लेटों के बीच में टक्कर की वजह से इन दोनों प्लेटों के जो बीच की जमीन थी वो मुड़कर क्या हो गई? ऊपर उठ गई, जिससे विशाल हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब देखो कुछ रोचक तथ्य ये भी आपको जानना जरूरी है कि आज भी जो भारत है वो एशिया की तरफ खिसक रहा है। आज भी जो हमारा भारत है वो उत्तर की तरफ धीरे धीरे एशिया महाद्वीप की तरफ क्या कर रहा है? खिसक रहा है, जिससे जो हमारा हिमालय है वो हर साल लगभग कितना ऊंचा उठ रहा है? 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। इस गति की वजह से हर साल जो हिमालय है वो लगभग 5 मिलीमीटर क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है ना। काफी मजेदार बात कि क्या पर्वत भी हर साल अपनी ऊंचाई बदलते हैं? बिल्कुल, पर्वत भी हर साल अपनी ऊंचाई बदलते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने समझा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आगे देखें, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, यानी हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है उसको हमने ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर, हाइट के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने ऊंचाई के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल, और तीसरी है शिवालिक। पहली कौन सी है? हिमाद्री, जिसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से ज्यादा है। हिमाद्री की ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से ऊंचाई है, जहां पर माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े ऊंची पर्वत चोटियां है, और यहां पर हमेशा क्या जमी रहती है? यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमी रहने की वजह से यहाँ पर गोमुख जैसे स्थान है जहां से क्या निकलती है? जहां से नदियां निकलती, क्या निकलती है? जहां से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती। के बारे में हम आगे विस्तार से और पढ़ेंगे। दूसरा भाग है वो है हिमाचल। हिमाचल क्यों फेमस है? यहाँ की जलवायु अच्छी है, और जलवायु अच्छी होने की वजह से यह पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए, पर्यटन के लिए आपने देखा होगा नैनीताल, मसूरी, नैनीताल, मसूरी और आपके शिमला, दार्जिलिंग, ये सारे जो पर्यटन स्थल है
वो इसी हिमाचल यानी मध्य हिमालय में स्थित। और यहाँ पर जो लोग हैं वो एक विशेष प्रकार के घर में रहते हैं जिसे कहा जाता है काठकूनी। ये घर किससे बने होते हैं? ये घर है काठकूनी। ये केवल और केवल आपके पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, जो सर्दियों में गर्म रहते हैं और भूकंप के अंदर भी लोगों की रक्षा करते हैं। तीसरी श्रेणी है वो है शिवालिक यानी बाह्य हिमालय। सबसे जो हिमालय की निचली श्रृंखला है, जो सबसे बाहर वाली श्रृंखला है, उसे कहा जाता है शिवालिक की श्रेणियां, जहां पर घने जंगल और वन्य जीव पाए जाते हैं। चलिए इसी को थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। देखो यहाँ पर हिमालय के 3 प्रमुख भाग या हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है हिमाद्री। हिमाद्री को हम क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। हिमाद्री को हम क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। दूसरा है हिमाचल। हिमाचल को हम कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय। तीसरा है वो है शिवालिक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बाह्य हिमालय। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक, चलिए बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला है हिमाद्री यानी बृहद हिमालय। देखो हिमाद्री, हिम धन आद्री, यानी यहाँ पर एनी टाइम क्या जमी रहती है? यहाँ पर प्रत्येक समय बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? यहाँ प्रत्येक समय बर्फ जमी रहती है। ठीक, और इसका सबसे ऊंचा भाग जो माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं पर है। सबसे ऊंचा भाग, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी हिमाद्री वाले भाग के अंदर मौजूद है। ठीक है, जो दुनिया की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और ये वाला भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ से ज्यादातर जो नदियों का उद्गम होता है वो इसी हिमाद्री वाले भाग से होता है ना। नदियों का जो उद्गम है, नदियों का उद्गम यानी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जो उद्गम है वो भी इसी हिमाद्री वाले भाग से ही होता है। ठीक, फिर है आपका दूसरा भाग हिमाचल, जिसे क्या कहा जाता है? हिमाचल को लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा। ये क्यों फेमस है? ये अपने सुहावने मौसम और अच्छी जलवायु के लिए फेमस है। इसके लिए प्रसिद्ध है, सुहावने मौसम और अच्छी जलवायु के लिए। साथ ही साथ अच्छा मौसम होने की वजह से ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? पर्यटन के लिए। जितने भी पर्यटन स्थल है, जो पहाड़ी पर्यटन स्थल है, जिसमें शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे जो पर्यटक स्थल है वो इसी हिमाचल वाले भाग में मौजूद है। और यहाँ पर कुछ विशेष श्रेणी के घर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है काठकूनी शैली के गर्म घर। इसके काठकूनी शैली के गर्म घर जो किससे बने होते हैं? ये घर केवल और केवल पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि ये सर्दियों में गर्म रहते हैं। सर्दियों में कैसे रहते हैं? सर्दियों में गर्म रहते हैं। और इनकी क्या विशेषता है? ये भूकंप रोधी होते हैं। कैसे होते हैं? भूकंप रोधी, यानी भूकंप के अंदर भी ये गिरते नहीं है और टिकाऊ रहते हैं। ठीक, हिमालय का तीसरा भाग है वो है शिवालिक की पहाड़ियां या बाह्य हिमालय। हिमालय का जो सबसे बाहर वाला या सबसे जो निचला और घुमावदार पहाड़ियों वाला भाग है, हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला को शिवालिक की श्रेणियां कहा जाता है, जहां पर घने जंगल और क्या पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं। जहां पर घने जंगल और क्या पाए जाते हैं? आपके वन्य जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं हिमालय को और क्या कहा जाता है? हिमालय को एशिया का जल शिखर कहा जाता है। और साथ ही साथ बात करते हैं हिमालय के पहाड़ी जीवन की। हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय को एक तो कहा जाता है उत्तर का पहरी। क्या कहा जाता है? उत्तर का पहरी, भारत के उत्तर का पहरी या रक्षक। और दूसरा कहा जाता है एशिया का जल शिखर। एशिया का जल शिखर क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय से क्या होता है? बहुत सारी
भारतीय नदियों का उद्गम होता है। हिमालय क्या है? बहुत सारी नदियों का उद्गम का स्रोत है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो। ये 12 महीने बहने वाली नदियां कहां से निकलती है? हिमालय से, जो लगभग भारत के बहुत बड़े भाग को वर्ष भर क्या करती है? पानी उपलब्ध करवाती है। इसी वजह से हिमालय को क्या कहा जाता है? एशिया का जल शिखर कहा जाता है। हिमालय के अंदर एक गोमुख या गंगोत्री हिमनद है। क्या है? गोमुख अथवा गंगोत्री हिमनद है। और यहां पर गर्मियों में बर्फ के पिघलने से भागीरथी, जो गंगा की ही सहायक नदी है, फिर सिंधु और ब्रह्मपुत्री जैसी नदियां क्या होती है? पोषित होती है, जो भारत के करोड़ों लोगों को क्या करती है? जल देती है। इसी वजह से हिमालय को क्या कहा जाता है? एशिया का जल शिखर कहा जाता है। फिर बात करें पहाड़ी जीवन की, तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक विशेष प्रकार के घर, जिन्हें कहा जाता है काटकोनी शैली के घर, उसमें रहते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो ये जो घर है प्यारे बच्चों, वो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। ये न केवल सर्दी से बचाव करते हैं, यानी ये सर्दियों में घर को गर्म रखते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? भूकंप रोधी। भूकंप के अंदर भी आसानी से गिरते नहीं है, और भूकंप के अंदर भी ऐसे के ऐसे बने रहते। तो यहां पर हमने जाना कि हिमालय को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है, और वहां पर लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। आगे बात करें हम, यहां पर और विस्तार से समझाया गया है कि हिमालय का हमारे लिए महत्व क्या है। हिमालय का हमारे लिए महत्व क्या है? तो देखो, हिमालय जिसे हम क्या कह रहे हैं? एशिया का जल शिखर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? गंगा का उद्गम होता है। हिमालय के अंदर गंगोत्री हिमनद के मुहाने गोमुख से किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का। के अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी कहां से होता है? हिमालय पर्वत से। और करोड़ों लोगों को ये नदियां, करोड़ों लोगों को पीने के लिए, खेती के लिए और उद्योगों के लिए क्या करता है? ये हिमालय जल प्रदान करता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है, वो करोड़ों लोगों को, किसके लिए? करोड़ों लोगों को कृषि के लिए, के अलावा पीने के लिए, इसके अलावा उद्योगों के लिए क्या करता है? वर्ष भर पानी उपलब्ध करवाता है, जिसके ऊपर भारत की बहुत अधिक जनसंख्या क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, तो हिमालय है वो आपके सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है। साथ ही साथ हिमालय के अंदर बहुत सारे क्या है? पवित्र तीर्थ स्थल हैं, अनेक सारे मंदिर है, कई सारे मठ है। इनकी वजह से जो हिमालय पर्वत है वो कई सारे साधु संतों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। साथ ही साथ इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई सारे विशाल मंदिर, जिसमें वैष्णो देवी का मंदिर है ना, केदारनाथ का मंदिर, ये बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं और वहां के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हिमालय है वो बहुत अधिक महत्व। डियर, तो इस तरह हिमालय भारत के नजरिए से बहुत अधिक महत्व रखता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, सारी चीजें है वो अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फटाफट कमेंट कर दो भाई। कमेंट और लाइक में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास लेकर आ रहा हूं। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इससे बेहतर चित्र के माध्यम से यदि कोई समझा रहा हो तो मुझे बता देना कि वहां पर इससे बेहतर समझाया गया है और प्रॉपर चित्र के साथ में समझाया गया है। तो मैं भी वहां से क्लास देखूंगा और फिर उसी अनुसार क्लास बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सॉरी, यहां पर आगे बात कर लेते हैं हिमालय जीवन और जैव विविधता। आगे बात करते हैं हिमालयी जीवन और जैव विविधता की। देखो, यहाँ पर पहला चित्र है वो है वास्तुकला का। हमने देख लिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो काटकोनी शैली के घर बनाते हैं, जो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ये सर्दियों में घरों को गर्म रखते हैं और कैसे होते हैं? भूकंप रोधी। वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर हिम तेंदुआ नाम का वन्य जीव पाया जाता है, जो ज्यादातर बर्फ वाले एरियाज में ही पाए जाते हैं। पक्षियों की बात करें
तो यहाँ पर हिमालयी मैनल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिमालयी मैनल पाई जाती है। ठीक है। और वनस्पति में यहाँ बुरांश रोडोड्रेन नामक की एक विशेष प्रकार के पादप पाए जाते हैं। और हिमालय के अंदर इन जीवों के संरक्षण के लिए, हिमालय के अंदर इन जीवों के संरक्षण के लिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, जो हिमालय के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं, वनस्पतियों को बचाने का काम कर रहा है। ये पूरी जानकारी होगी आपके प्रथम भूभाग हिमालय की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा भूभाग है, वो है लद्दाख, भारत का शीत मरुस्थल। लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि क्या मरुस्थल हमेशा गर्म ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। मरुस्थल कैसे हो सकते हैं? मरुस्थल है वो आपके ठंडे भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मरुस्थल गर्म ही हो। कई सारे मरुस्थल कैसे होते हैं? ठंडे भी होते हैं। तो बात करें यहाँ पर भारत के शीत मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल की, जिसे क्या कहा जाता है? लद्दाख का मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? लद्दाख का। यह भारत का एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। कैसा मरुस्थल है? यह भारत का एक शीत मरुस्थल है। यहाँ ज्यादातर समय ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा, या फिर ज्यादातर समय बर्फ ही बनी रहती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सर्दियों में यहाँ का जो तापमान है वो लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और लद्दाख की भूमि को क्या कह सकते हैं हम? लद्दाख की भूमि को हम चंद्र भूमि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लद्दाख की भूमि को हम चंद्र भूमि भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख के मरुस्थल में, जो हिमालय के सबसे ऊपर वाले भाग में है, लगभग वहां पर बारिश बहुत कम होती है। वहां की जमीन बिल्कुल उबड़ खाबड़ और पथरीली है। वहां की जमीन कैसी है? बिल्कुल उबड़ खाबड़ और पथरीली, जो बिल्कुल चंद्रमा की सतह के जैसी दिखती। कैसी दिखती है? बिल्कुल इस चंद्रमा की सतह के जैसी दिखती है। और इसीलिए यह लद्दाख की जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है? उसे चंद्र भूमि कहा जाता है। इस वजह से लद्दाख की भूमि को क्या कहा जाता है? लद्दाख की भूमि को चंद्र भूमि। देखो यहां पर चित्र में ये क्या दिख रहा है? ये चंद्रमा की सतह दिख रही है। ये चित्र किसका है? ये चित्र है चंद्रमा की सतह का, जो बिल्कुल कैसी दिख रही है? चंद्रमा की सतह है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ और पथरीली नजर आ रही है, और कुछ भी इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा। यानी वनस्पति क्या है? वनस्पति विहीन है। यहाँ पर कोई पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये कैसी है? वनस्पति विहीन। साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादातर समय क्या जमी रहती है? ज्यादातर समय यहाँ पर बर्फ ही रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है। और सर्दियों में यहाँ का तापमान कितना गिर जाता है? -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसी वजह से इसे चंद्रभूमि कहा जाता है। डियर, ये था आपका लद्दाख, जिसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे बात करें, क्या रेगिस्तान बर्फ से जमा हुआ हो सकता है? बिल्कुल, रेगिस्तान है वो रेत के टीलों से भरा हुआ भी हो सकता है और बर्फ से जमा हुआ भी हो सकता है। बर्फ से जमे हुए रेगिस्तान को हम कहेंगे ठंडा मरुस्थल, और रेत के टीलों से बने हुए मरुस्थल को हम क्या कहेंगे? गर्म मरुस्थल। यानी भारत में दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं, ठंडा मरुस्थल जिसे हम लद्दाख का मरुस्थल कहते हैं, और गर्म मरुस्थल जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। दोनों ही मरुस्थल भारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोनों मरुस्थल के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है कि लद्दाख की जो भूमि है उसे हम चंद्र भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सतह है वो चंद्रमा की सतह के जैसी बिल्कुल उबड़ खाबड़ और पथरीली है। और वनस्पति का क्या है? यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। क्या है? वनस्पति का अभाव है। वही लद्दाख में सर्दियों का तापमान लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए और जंगली याक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? हिम तेंदुआ
और क्या पाए जाते हैं, जंगली याक पाए जाते हैं। साथ ही साथ लद्दाख के मरुस्थल में खारे पानी की एक फेमस झील पेंगोंग झील मौजूद है। कौन सी, खारे पानी की एक फेमस झील पेंगोंग झील भी यहाँ पर मौजूद है। फिर बात करें गर्म मरुस्थल की, तो गर्म मरुस्थल में लगभग 150 मीटर तक ऊंचे रेत के धोरे ही धोरे, टीले ही टीले नजर आते हैं। यहाँ पर वन्य जीव की बात करें तो ऊंट और घड़ियाल जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऊंट और घड़ियाल जैसे क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इस थार के मरुस्थल में क्या होती है, वर्षा की कमी है। यहाँ पर बारिश बहुत न के बराबर होती है और बारिश न के बराबर होने की वजह से यहाँ पर पानी की कमी होती है। और पानी की कमी होने से यहाँ के रोज जो लोग हैं वो रेत का जो उपयोग है वो किसके लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं। साथ ही साथ पानी को बचाने के लिए वो टांका या कुंडी या हौद जैसे जो जल संरक्षण के तरीके हैं उनका उपयोग लेते हैं। वो जमीन के अंदर बहुत गहरे गड्ढे खोदते हैं और वर्षा के पानी को उसमें इकट्ठा करते हैं और फिर पानी का क्या करते हैं, पानी का वो लोग बचाव करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों मरुस्थल की थोड़ी बहुत तुलना देख ली कि भारत के अंदर दोनों प्रकार के मरुस्थल मौजूद है। ठंडा मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल भी मौजूद है और गर्म मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल भी मौजूद है। ठीक, आगे देखो, लद्दाख के मरुस्थल की कुछ और बातें हम जानते हैं कि लद्दाख के अंदर किस प्रकार का जीवन पाया जाता है और वहां पर पेंगोंग तसो झील है उसकी क्या विशेषता है। तो देखो, लद्दाख का जो जीवन है वो काफी कठिन जीवन है क्योंकि वहां पर ज्यादातर समय सर्दियां रहती है और केवल गर्मियों के कुछ 3 से 4 महीनों तक की जो लोग हैं वो घरों से ज्यादातर बाहर निकलते हैं और अपने जीवन यापन का काम किया करते हैं। तो लद्दाख के अंदर एक फेमस झील है जिसका नाम है पेंगोंग तसो या पेंगोंग झील। खारे पानी की एक बहुत खारे पानी की एक बेहद खूबसूरत नीली झील है जो पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष पर्यटन के लिए घूमने के लिए जाते हैं। साथ ही साथ लद्दाख के अंदर ज्यादातर समय पर सर्दियां रहती है तो यहाँ पर वन्य जीवों में हिम तेंदुआ और विशालकाय याक आपको देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न यह है कि यहाँ पर जो याक पाए जाते हैं इनके शरीर पर इतने लंबे और घने बाल क्यों होते हैं, याक के शरीर पर इतने घने और लंबे बाल क्यों होते हैं। क्योंकि जो जंगली याक होते हैं वो जनरली लद्दाख जैसे शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं और वहां का तापमान बहुत कम होता है सर्दियों के अंदर और इनके शरीर पर घने बाल होने की वजह से ये जो याक जैसे जीव है वो -30 डिग्री जानलेवा ठंड के अंदर भी बचे रह सके। इस वजह से इनके शरीर पर बहुत घने और लंबे बाल पाए जाते हैं ताकि वो अपने आप को इस ठंडे वातावरण में भी जीवित रख सके। डियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम तीसरे भूभाग की, उससे पहले एक प्रश्न है कि भारत की सबसे ज्यादा आबादी एक ही समतल इलाके में क्यों रहती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक आबादी केवल और केवल एक समतल इलाका यानी गंगा और सिंधु का मैदान जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जो भारत के जीवन रेखा का आधार है, वहां पर ही सबसे अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है। तो देखो, सीधी सी बात है, जनसंख्या या लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, जहां पर खेती के लिए पर्याप्त जमीन हो, पर्याप्त सड़कें हो, पर्याप्त रेल लाइन हो, पर्याप्त उद्योग धंधे हो, वहां पर ही जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। और ये सारी की सारी विशेषताएं या सारी की सारी सुविधाएं कहां देखने को मिलती है, उत्तर के विशाल मैदान में। वहां पर हिमालय से जो नदियां निकलती है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है वो नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां अपने द्वारा अपने साथ लाई गई मिट्टियों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है जिसमें आपकी गंगा, आपकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां है ये अपने साथ लाई गई जो खनिज युक्त मिट्टी होती है, उस खनिज युक्त उपजाऊ मिट्टी से
इस उत्तर के विशाल मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। और उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से इस उत्तर के विशाल मैदान में बम्पर खेती होती है, बड़े लेवल पर कृषि होती है। साथ ही साथ समतल जमीन होने की वजह से सड़क और रेल का पर्याप्त जाल पाया जाता है और बहुत अधिक संख्या में उद्योग धंधे मौजूद है। यही वजह है कि उत्तर के विशाल मैदान में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो आगे समझ में आपको कि उत्तर के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये अपने साथ जो उपजाऊ मृदा लाती है उसको कहां पे लाके छोड़ती है, उत्तर के मैदानी प्रदेश में। और वहां पर बिल्कुल उपजाऊ मैदानी प्रदेश का वो निर्माण करती है, जिससे वहां पर बहुत बड़े लेवल पर खेती होती है और भूमि समतल होने की वजह से सड़क और रेल परिवहन का बहुत बड़ा जाल पाया जाता है। और यही कारण है कि वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। चलिए इसी चीज को और अच्छे से समझते हैं। विशाल मैदान भारत की जीवन रेखा, ठीक है। सबसे ऊपर ये क्या है, सबसे ऊपर है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। यहां से क्या निकलती है, यहां से निकलती है नदियां। कौन सी नदियां निकलती है, गंगा। यहां से कौन सी नदियां निकलती है, यहां से निकलती है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और ये नदियां अपने साथ क्या लाती है, ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा लाती है। ये नदियां अपने साथ क्या लाती है, उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा लाती है। और जलोढ़ मृदा की वजह से यहाँ की जो भूमि है वो काफी उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से खनिजों से भरी हुई इस उपजाऊ जमीन पर क्या होती है, भरपूर खेती होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादा भोजन और समतल जमीन होने के कारण भारत की सबसे बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। साथ ही साथ समतल जमीन होने की वजह से यहाँ पर सड़क और रेल का जाल बिछाना भी बहुत आसान है। और यही कारण है कि यहाँ पर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधार है, या भारत की क्या है, भारत की एक जीवन रेखा है। कौन, उत्तर का विशाल मैदान भारत की क्या है, एक जीवन रेखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम भारत के गर्म मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल। इसकी विशेषता क्या है कि ये कैसा है, ये मरुस्थल आपका गर्म और रेतीला मरुस्थल है। आपको चारों तरफ रेत ही रेत नजर आती है। प्रश्न क्या है, आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि यहां के पहाड़ अपनी जगह बदल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि थार के मरुस्थल में जो रेत के पहाड़ होते हैं वो बार बार अपनी जगह क्यों बदलते रहते हैं। अगर बात करूं मैं थार के मरुस्थल की, तो ये भारत के पश्चिम में, कहां पर स्थित है, भारत के पश्चिम में, मुख्य रूप से राजस्थान में। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही है, राजस्थान के अलावा जो आपका थार का मरुस्थल है सबसे ज्यादा कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद पंजाब में और हरियाणा, इन 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कहां कहां पर विस्तार है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर। बात करें यहां के रेत के टीलों की, तो यहां पर इस थार के मरुस्थल में सुनहरी रेत के बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यहाँ पर सुनहरी रेत की यानी चिकनी चमकीली रेत की ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है। और जब तेज हवा चलती है तो ये तेज हवा अपने साथ रेत को उड़ाकर दूसरी जगह जमा कर लेती है। जब तेज हवा चलती है तो ये रेत उड़कर दूसरी जगह क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और इस वजह से ये रेत के टीले बार बार अपना आकार और जगह क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। की वजह से ये जो रेत है, ये रेत के जो टीले हैं वो अपना आकार और जगह बार बार बदलते रहते हैं। और ये रेत के टीले लगभग 150 मीटर तक क्या हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पर ऊंट, घड़ियाल, गोडावन,
जैसे जीव पाए जाते हैं जो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मरुदभीद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? मरुदभीद, यानी कंटीली झाड़ियां क्या पाई जाती है? कंटीली झाड़ियां, केजड़ी, है ना, केर जैसे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। ये विशेषता होगी थार के मरुस्थल। ठीक है, आगे बात करें थार के रेत में जीवन और जल संरक्षण। मरुस्थल क्या है? एक प्राकृतिक अवरोध है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी जीवन शैली को इसके अनुकूल ढाल दिया। मतलब थार के मरुस्थल में जो वर्षा है वो वर्षा बिल्कुल कम, यानी 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मतलब न के बराबर होती है। यहाँ पर जो वर्षा है वो न के बराबर होती है, और वर्षा न के बराबर होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर पानी की भारी कमी होती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? पानी की भारी कमी पाई जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने अपने आप को जीवन के अनुकूल ढाल लिया है। यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बर्तन किससे धोते हैं? रेत से धोते हैं। पानी की बहुत अधिक कमी के कारण जो महिलाएं होती है वो बर्तन साफ करने के लिए पानी की जगह किसका उपयोग करती है? इस चिकनी रेत का उपयोग करती है, ताकि बचे हुए पानी को वो पौधों में डाल सके या अन्य काम के अंदर लगा सके। यहाँ के जो लोग हैं वो पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? टाका या कुंड या हौद का निर्माण करते हैं। यहाँ के लोग वर्षा के पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए घरों के अंदर क्या करते हैं? घरों के अंदर विशेष जल को इकट्ठा करने की संरचनाएं, यानी हौद, टांका या कुंड बनाते हैं, जिसमें वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर पूरे वर्ष भर उस पानी का उपयोग अलग अलग जरूरतों के लिए किया करते हैं। तो निश्चित रूप से थार के मरुस्थल में रहने वाले लोगों का जीवन काफी कठिन है। इसके बावजूद भी लोगों ने अपने आप को उसके अनुसार ढाल दिया है, और वहां पर वो इन कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद भी क्या करते हैं? अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। डियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें भारत के दो मरुस्थल, एक गर्म और एक ठंडा, दोनों की एक बार हम तुलना कर लेते हैं। देखो, बात करें स्थान की, लद्दाख का मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिम में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में। बात करें परिदृश्य, देखने में कैसा लगता है? तो लद्दाख बिल्कुल चंद्रभूमि की तरह नजर आता है। यहाँ की जमीन बिल्कुल चट्टानी, उबड़ खाबड़, और यहाँ पर खारे पानी की झील पाई जाती है। वही थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर 150 मीटर तक ऊंचे ऊंचे सुनहरी रेत के उड़ने वाले धोरे या टीले पाए जाते हैं। बात करें तापमान की तो लद्दाख का तापमान सर्दियों में लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वही आपके थार के मरुस्थल में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रातें ठंडी होती है। बात करें जीवों की तो लद्दाख के मरुस्थल में हिम तेंदुआ, याक और तिब्बती मर्ग पाए जाते हैं। वही थार के मरुस्थल में ऊंट, घड़ियाल, गोडावन जैसे जीव पाए जाते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर दोनों मरुस्थल की तुलना की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भाग है वो है अरावली की पहाड़ियां, रेगिस्तान की ढाल। अरावली की पहाड़ियां, जिसे हम क्या कह सकते हैं? रेगिस्तान की ढाल कह सकते हैं। तो भारत में लगभग 2.5 अरब साल पुरानी एक पर्वतमाला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो ये यहाँ पर बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो दीवार दिख रही है, ये क्या है? ये आपकी अरावली पर्वतमाला है ना। और मैं बिल्कुल अरावली पर्वतमाला के शिखर वाले भाग पर ही रहता हूँ, वो है राजस्थान का माउंट आबू। मैं माउंट आबू का ही हूँ डियर, है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू के ऊपर एक जो सबसे ऊंची चोटी है, जो शिखर है, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? जिसका नाम है गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1728 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1728 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह एक दीवार की तरह
यह एक दीवार की तरह खड़ी होकर रेगिस्तान को यानी थार के मरुस्थल को पूर्व की दिशा में बढ़ने से क्या करती है, पूर्व की दिशा में बढ़ने से रोकती है। देखो यहां पर चित्र को ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। यहां पर आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला। ये इस थार के मरुस्थल को पूर्व की दिशा में बढ़ने से क्या करती है, रोकती है। यानी यहां पर अरावली पर्वतमाला बिल्कुल एक दीवार की तरह काम करती है और थार के मरुस्थल को पूर्व की दिशा में बढ़ने से रोकने का काम करती है। साथ ही साथ अरावली पर्वतमाला खनिजों का एक विशाल भंडार भी है। क्या है, खनिजों का एक विशाल भंडार भी है, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले भी इसी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। यहाँ पर हमने क्या जाना, यहाँ पर हमने जाना कि अरावली पर्वतमाला जिसे हम रेगिस्तान की ढाल कह सकते हैं, ये लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है और दुनिया की सभी से प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। इसकी ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1728 मीटर। और ये अरावली पर्वतमाला एक दीवार की तरह राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी होकर रेगिस्तान को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोक दी। यह खनिजों का भंडार है, जहां पर संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा जैसे प्रमुख खनिज यहां पर पाए जाते हैं, है ना। ये कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती है गुजरात में पालनपुर से। गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर, है ना, वहां के आसपास से शुरू होती है और अंत में दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स तक जाती है। कहां तक जाती है, दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 450 किलोमीटर केवल और केवल राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। केवल और केवल राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 450 किलोमीटर के पास पास है। ठीक, ये पूरी जानकारी थी अरावली के बारे में। चलिए इसी चीज को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है, ये पूरा है आपका थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जहां पर क्या है, रेत ही रेत है ना। बीच में क्या आ जाती है, अरावली की पहाड़ियां। दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग के अंदर राजस्थान में जो आपका मैदानी प्रदेश है वो आता है ना। तो अरावली पर्वतमाला इस थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। क्या करती है, पूर्व में बढ़ने से रोकती है, यानी एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है जो थार के मरुस्थल को पूर्व की दिशा में फैलने से रोकती है। और ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी चोटी कौन सी है, इसकी ऊंची चोटी है वो सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिले के अंदर एक जगह पड़ती है माउंट आबू, जो एक पर्यटन स्थल है जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया, आबू राज, है ना। माउंट आबू के ऊपर एक जगह पड़ती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1728 मीटर। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। और किस्मत देखो कि आज आपके जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो इसी माउंट आबू के रहने वाले हैं, है ना। बहुत बढ़िया सहयोग है ना कि आज जो आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं वो माउंट आबू के ही रहने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं वह कौन सा इलाका है जो तीन तरफ से पानी से घिरा है और मेज यानी टेबल के जैसा दिखता है। प्रश्न क्या कह रहा है, वह कौन सा एरिया है जो तीन तरफ पानी से घिरा है और कैसा दिखता है, मेज यानी टेबल के जैसा दिखता है। वो कौन सा क्षेत्र है, वो भारत का अगला भौगोलिक भूभाग है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा है, वो अगला भूभाग है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। देखो यहाँ पर भारत का अगला जो भौगोलिक प्रदेश है चौथा, वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो भारत के दक्षिण में मौजूद है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह, ये जो भारत के दक्षिण में मौजूद है वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो तीन तरफ पानी से घिरा है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर, तो तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा। इसके तीनों तरफ पानी ही पानी है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। और पठारी प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का
यहाँ की जो जमीन है वो एक पठार के रूप में है और ऊपर से समतल है। कैसी है? इसकी जो जमीन है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, लेकिन ऊपर से कैसी है? समतल है। इस वजह से इसे कहा जाता है पठारी प्रदेश। और इसी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के दोनों भाग में, एक भाग में पश्चिमी घाट मौजूद है तो दूसरे भाग में पूर्वी घाट मौजूद। और इसी पठारी प्रदेश में संथाल, गौड़ और भील जैसी जनजातियां निवास करती है, जो घने जंगलों में बसती है और प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ी हुई। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बात कर रहे हैं दक्षिण का त्रिभुज यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की बात करते हैं। देखो, प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का वह भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भाग कहेंगे। जैसे यहां पर एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। इस वजह से इस भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। और पठार, तो पठार उसे कहते हैं वह ऊंची भूमि जो ऊपर से समतल होती है। पठार किसको कहते हैं? पठार कहते हैं वह ऊंची भूमि, वह ऊंची भूमि जो ऊपर से कैसी होती है? जो ऊपर से समतल होती है। तो क्या कहते हैं? उसे हम पठार कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों हम पठार कहते हैं। यह भारत का एक बहुत पुराना भूभाग है। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है और ये पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये दो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। एक भाग है पश्चिमी घाट और दूसरा है आपका पूर्वी घाट। देखो यहां पर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो पश्चिम में जो हरा हरा भाग दिख रहा है, ये कौन सा भाग है? ये आपका है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। और जो इधर आपको ये हरा हरा भाग दिख रहा है, ये कौन सा घाट है? ये है आपका पूर्वी घाट। कौन सा घाट है? ये है आपका पूर्वी घाट। तो भारत का जो पठारी प्रदेश है या जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट वाला भाग और पूर्व की तरफ पूर्वी घाट प्रदेश। पश्चिम की घाट की विशेषता क्या है? तो ये पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम में स्थित है, साथ ही साथ यहाँ पर ऊंची और निरंतर श्रृंखलाएं पाई जाती है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम में स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर ऊंची और निरंतर श्रृंखलाएं पाई जाती है। वही पूर्वी घाट पूर्व में स्थित है और यहाँ पर कम ऊंची और कटी फटी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। ठीक, बात करें नदियों की तो यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती जैसी प्रमुख नदियां इसी पठारी प्रदेश से होकर बहती। ठीक है, बात करें यदि हम यहाँ की प्रमुख नदियों की तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियां इसी पठारी प्रदेश से होकर बहती। डियर, तो यहां पर हमने किसके बारे में जाना? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना। देखो यहां पर आगे समुद्र के किनारे, यानी अगला हमारा जो भाग है, अंतिम भाग तट रेखाएं और द्वीप समूह, उसकी हम बात करते हैं। समुद्र के किनारे यानी भारत की तट रेखाएं। समुद्र के किनारे यानी भारत की कौन सी रेखा है? भारत की तट रेखा है। यहाँ पर देखो एक चीज और पीछे बताना मैं भूल गया, यहाँ का जो ये बीच वाला भाग है ना, इन दोनों घाटों के बीच का जो बड़ा वाला ये समतल एरिया है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं। देखो यहाँ पर पीछे वाले चित्र में आपको अच्छे से दिखेगा, ये जो बीच वाला बड़ा उभरा हुआ समतल भाग है ये वाला भाग है दक्कन का पठार। कौन सा भाग है? दक्कन का पठार है। और इस दक्कन के पठार के ऊपर ही कौन सी जनजातियां रहती है? संथाल, गौड़, भील जैसी जनजातियां रहती है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई जनजातियां है। ठीक है, और इसी दक्कन के पठार, है ना, इसी दक्कन के पठार से होकर कौन सी नदियां बहती है? तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ की प्रमुख नदियां है नर्मदा और ताप्ती। ये कहां जाकर गिरती है? अरब सागर में। कहां पर जाके गिरती है? यहाँ पर अरब सागर में जाके गिरती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदियां है वो नदियां देखो, वो कौन कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी, ये कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके, यानी यहां पे जाके गिरती है। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये कहां जाके गिरती है? तो ये जाके गिरती है आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक, ये जानकारी और आपको थोड़ी याद रखनी है। आगे बात करते हैं समुद्र के किनारे यानी भारत की तट रेखाओं की। तो भारत की जो तट रेखा है वो लगभग 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। कितनी है? लगभग 7512 किलोमीटर। 12.2 किलोमीटर ऐसी कुछ है ना? तो भारत की तट रेखा 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और भारत की तट रेखा को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तट और दूसरा है आपका पूर्वी तट। पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक। देखो भारत का नक्शा देखोगे तो कुछ इस तरह आपको नजर आता है। तो यहां पर गुजरात से लेकर जीजे, गुजरात से लेकर केरल तक का जो तट है उसको कहेंगे पश्चिमी तट। ये कैसा है? संकरा यानी कम सोडा, और कैसा है? चट्टानी है ना? वही दूसरी तरफ यहां बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये वाला तट है वो कौन सा तट है? वो पूर्वी तट है, जो पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये चौड़ा है और कैसा है? समतल है। दूसरी विशेषता, पश्चिमी तट पर दो प्रमुख नदियां बहती है, वो है आपकी नर्मदा और तापी। और ये कहां जाके गिरती है? अरब सागर में। कहां पर जाके गिरती है? अरब सागर में। और नर्मदा और तापी जैसी नदियां यहां पर क्या करती है? मुहानो सेंचुरी का निर्माण करती है। वही पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। का निर्माण करती है? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तट पर मुंबई जैसे बड़े बंदरगाह मौजूद है। वही पूर्वी तट पर, पूर्वी तट समतल होने की वजह से और चौड़ा होने की वजह से कृषि के लिए काफी उपयुक्त प्रदेश है। ये दोनों पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तुलना हो गई, है ना? आगे बात करते हैं। यहां पर देखो वही है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। चलिए इसको और एक बार समझते हैं। ये कौन सा तट है आपका? पश्चिमी तट, और ये है आपका पूर्वी तट। देखो यहां पर ये वाला पूरा भाग, यहां पर गुजरात से लेकर यहां केरल तक, ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट। ये कैसा है? संकरा है। कैसा है? पश्चिमी तट है, संकरा है। और यहां पर नदियां क्या बनाती है? यहां पर नदियां है वो मुहाने बनाती है। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा और तापी। नर्मदा और आपकी ताप्ती, ये प्रमुख नदियां हैं। कहां जाके गिरती है? इधर अरब सागर में। कहां जाके गिरती है? इधर अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है। और यहाँ पर मुंबई जैसे कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, ये इसी पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर बात आती है पूर्वी तट की। यहाँ पर काफी चौड़ा मैदान है, चौड़ा मैदान यानी समतली क्षेत्र है। ठीक है। ये कहां से है? यहाँ पर बंगाल से लेकर यहां कन्याकुमारी तक। ठीक। यहाँ का चौड़ा मैदानी भाग होने की वजह से यहाँ पर देखो एक तो बहुत बड़ी नदियां बहती है ना? वो नदियां कौन कौन सी है? वो नदियों के अंदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये नदियां बहकर कहां गिरती है? इधर बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है डियर। देखो यहाँ पर एक शब्द है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है कि जो नदियां होती है जब लास्ट में समुद्र के अंदर गिरने से पहले वो छोटी छोटी धाराओं के अंदर बढ़ जाती है, और बीच के अंदर क्या करता है? बीच वाले भाग में ऐसे एक उभरा हुआ भाग बनाती है, और इधर नदियां ऐसे बढ़ जाती है। ये जो बीच का उभरा हुआ ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेल्टा, है ना? और यहाँ पर पूर्वी तट पर चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर खारे पानी की झील, जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो स्थित है। यहाँ पर जो झील है वो झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है चिल्का झील। और ये खारे पानी की एक फेमस झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। ये कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की। ठीक। आगे बढ़े हम।
आगे बात करते हैं समुद्र के बीच जमीन यानी हमारे द्वीप समूह की, कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में दो द्वीप समूह भी स्थित है। एक है आपका लक्षद्वीप समूह और दूसरा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बात करें सबसे पहले लक्षद्वीप समूह की, जो कहां पर स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग यानी अरब सागर के अंदर स्थित, जो 36 द्वीपों का समूह है। यानी लक्षद्वीप के अंदर छोटे छोटे 36 द्वीप मौजूद है, जो किससे बने हैं, जो समुद्री जीवों यानी मूंगे यानी कोरल से बने हुए हैं। तो किससे बने हुए हैं, समुद्री जीव मूंगा यानी कोरल से बने हुए हैं। ठीक है डियर। फिर बात करें अंडमान और निकोबार की, ये भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, जहां पर लगभग 500 प्लस द्वीप है, जो किससे बने हुए हैं, ज्वालामुखियों से बने हुए हैं, ज्वालामुखियों से बने हुए हैं। साथ ही साथ इसी अंडमान और निकोबार के ऊपर सेलुलर जेल मौजूद है, यानी जो काले पानी की सजा होती थी या काले पानी की जो जेल है वो कहां पर है, इसी अंडमान और निकोबार के ऊपर। और इसी अंडमान और निकोबार पर, है ना, इसी अंडमान और निकोबार के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप, है ना, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। बैरन द्वीप के ऊपर भारत का एकमात्र क्या स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, आपके बैरन द्वीप के ऊपर। तो यहां पर हमने जाना दोनों द्वीप समूह के बारे में। आगे बात करें जादुई पूर्वोत्तर और सुंदरवन, यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में और वहां के कुछ डेल्टाई प्रदेशों की बात करते हैं। तो बात करें यदि हम सुंदरवन डेल्टा की, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा किससे बना हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से बना हुआ एक विशाल डेल्टा है, जो किसके लिए फेमस है, मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरवन डेल्टा किसके लिए फेमस है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया एक विशाल डेल्टा है, जो मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। फिर बात आती है मेघालय की, यह दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय के अंदर एक स्थान है मासिनराम, है ना, जहां पर क्या होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कहां पर है, चेरापूंजी के अंदर, है ना, मासिनराम, जहां पर दुनिया की सबसे अधिक क्या होती है, बारिश होती है। यहाँ के लोग पेड़ों की जीवित जड़ों को गूंथ कर क्या बनाते हैं, पेड़ों की जीवित जड़ों को गूंथ कर लिविंग रूट ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिविंग रूट ब्रिज बनाते हैं। ये भी यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे जानते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जहां बादल बसते हैं। क्या बसते हैं, जहां बादल बसते हैं। तो मेघालय के अंदर गारो, खासी और जैंतिया नाम की पहाड़ियां मौजूद है। यहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, और विश्व की सबसे अधिक बारिश कहां होती है, मासिनराम मेघालय के अंदर। कहां पर, मासिनराम मेघालय के अंदर दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है। इसी वजह से इसे बादलों का शहर कहते हैं। यहाँ पर हरे भरे जंगल और मनमोहक क्या पाए जाते हैं, मनमोहक झरने पाए जाते हैं। ठीक। फिर मेघालय के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मावलिन नोंग। क्या नाम है, मावलिन नोंग। और ये मावलिन नोंग, ये गांव क्यों फेमस है, ये गांव फेमस है, इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है इसे एशिया के सबसे स्वच्छ शहर की संज्ञा दी गई है। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव यानी साफ सुथरे गांव की संख्या इसे दी गई है। नाम क्या है, मावलिन नोंग। ठीक। यहाँ पर रोचक तथ्य में बात लिखी हुई है कि यहाँ के लोग पेड़ों की जीवित जड़ों से पुल बनाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह चैप्टर की व्याख्या हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हिमालय से लेकर समुद्र तक का सफर या समुद्र तक का जुड़ाव। कि देखो सबसे पहले हिमालय के अंदर बर्फों के पिघलने से
क्या बनती है, नदियां बनती है। ये नदियां अपने साथ क्या लाती है, ये नदियां अपने साथ जलोढ़ मृदा यानी खनिज युक्त उपजाऊ मृदा लाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, ये विशाल नदियां पहाड़ों से खनिजों को काटकर यानी जलोढ़ मृदा को काटकर अपने साथ लाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। और इन खनिजों के बिछने से उपजाऊ क्या बनती है, जलोढ़ मिट्टी, जिससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिस वजह से वहां पर भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। और अंत में यहां से नदियां होते होते कहां पहुंचती है, तटीय क्षेत्रों में, और वो किसका निर्माण करती है, डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण करती है। और नदियां समुद्र में मिलकर सुंदरबन जैसे प्रसिद्ध क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अभी देखो मैंने बताया था डेल्टा क्या होता है। देखो नदियां अंत में समुद्र में पहुंचने से पहले देखो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है, तो जो ऊपर का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, डेल्टा। देखो ये जो ऊपर ये जमीन है जिसके तीनों तरफ चारों तरफ पानी बह रहा है और ये बीच का ऊपर उठा हुआ भाग है, ये कौन सा भाग है, ये डेल्टाई प्रदेश। ठीक है डियर, आगे बात करें अध्याय का सारांश एक नजर में। पूरे चैप्टर को हम एक नजर के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उत्तर का पहरी विशाल हिमालय यानी बर्फीला हिमालय पर्वत पढ़ा, जिसे भारत की एक प्राकृतिक दीवार के रूप में माना जा सकता है, जहां पर ज्यादातर समय बर्फ बनी रहती है। और इसे क्या कहा जाता है, एशिया का जल शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का जल शिखर, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी बड़ी जो नदियां है वो यहां से ही निकलती है, जिससे भारत भर के अंदर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो। फिर हमने क्या पढ़ा, उपजाऊ हृदय। उपजाऊ हृदय का मतलब उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा। नदियों द्वारा सिंचित गंगा के मैदान को पढ़ा, जहां पर कृषि, सड़क परिवहन, रेल परिवहन का विस्तृत जाल और उपजाऊ मृदा होने की वजह से भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पर निवास करती। फिर हमने पढ़ा विविध भूभाग, जिसमें हमने पढ़ा थार का गर्म मरुस्थल और लद्दाख का शीत मरुस्थल, कि भारत लगभग दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गर्म और ठंडा दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर हमने जाना आगे प्राचीन पठार के बारे में, कि खनिजों से भरपूर प्रायद्वीपीय पठार जो तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और बीच में ऊपर उठा हुआ भाग है जो किससे भरपूर है, खनिजों से भरपूर है, खनिजों से समृद्ध है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भारत की समुद्री सीमा, कि भारत की लंबी तट रेखाएं हैं और भारत के अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के रूप में दो द्वीप समूह भी मौजूद है। और इन सभी विविधताओं ने मिलकर भारत की संस्कृति, भारत की जीवन शैली और इतिहास को एक आकार दिया है, और भारत को विश्व भर में एक विशिष्ट क्या दी है, पहचान दी। ठीक, आगे बात करें हम इस चैप्टर के अंदर आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की, जैसे जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों के द्वारा लाई गई बहुत उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। फिर हमने जाना प्रायद्वीप, तीनों तरफ पानी से घिरी हुई जमीन को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। फिर टांका या कुंड, तो राजस्थान में बारिश का पानी बचाने का जो भूमिगत भूमि के अंदर पानी को बचाने का जो तरीका है उसे कहा जाता है टांका या कुंड। फिर चंद्रभूमि, तो लद्दाख ठंडे मरुस्थल की उबड़ खाबड़ और चांद जैसी पथरीली जमीन को किसकी संज्ञा दी गई है, चंद्रभूमि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था, राकेश शर्मा ने कहा था 1984 में, जब उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे जब पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा प्यारा भारत कैसा नजर आता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है, साथ ही साथ सभी प्रकार के नोट्स और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी प्रकार की क्लासेस की जानकारी, सभी प्रकार के नोट्स, सारी चीजें आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपकी हिंदी, गणित, विज्ञान विषय की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।